फोर्स एंड मोशन जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर फोर्स बोलेंगे इसको, अब तो चलो इसका नाम है कुछ, बट वी शैल बी डूइंग इज सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ओके, जो कि मैं आपके साथ हर चैप्टर में करता ही करता हूँ, जिससे हम कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा बिठाते हैं दिमाग में। सबसे पहले व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम? मैंने ये बताया नहीं है कि आप बता दूं। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जहां पे न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल हों। अब इसके पीछे स्टोरी कुछ और है, दैट नीड्स टू बी एक्सप्लेन। मैं यहां बता दूंगा मतलब क्या है। देखो बेटे, कभी बस में बैठे हैं इंसान, है ना, और सडनली बस ब्रेक लगाए तो हम कहाँ को जाते हैं? ये तो हमको जब बाहर जब हम देखेंगे, व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम आउटसाइड, आप देखेंगे कि जी बस रुकी, इंसान नहीं रुक पाया, इसलिए वो आगे चला गया। क्लियर? यू कैन से दिस इज इनर्शिया। क्या बोलेंगे हम इसको? क्योंकि बस को हम बाहर से देख रहे हैं, हम अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। ओके, तो जब हम अर्थ से देखते हैं बस के अंदर के बंदे को जो खड़ा है, तो कई बार ऐसा था ना, हम बस स्टॉप पे खड़े और वहां से बस आई, तेज आई, उसमें खड़े थे कोई, और सडनली बस ने ब्रेक लगाई, तो वो वाले लोग बेचारे आगे को धकेले जाते हैं। हम बोलेंगे इट्स इनर्शिया, सिंपल एज दैट। देखो ध्यान से, दे वर मूविंग, बस वाज मूविंग, बट बस ने ब्रेक लगा के खुद को फ्रिक्शन से रोक लिया। There is force acting on the bus, that's why बस की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज होने लगी, लेकिन इनकी क्या होगी? They will continue to move, so much so, आप ध्यान रखना बेटा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, टेक अ मच टिपिकल सिचुएशन। ऐसे समझ लो, आप एक ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस ट्रेलर में बिठाए हैं मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, और चल रहे हैं हम तेज, बढ़िया से चल रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सडनली मैं ब्रेक लगाऊं, क्या होगा? सब के सब यहां आओगे धकेले जाओ, ठीक है कि नहीं? अब इसको अगर कोई बंदा अर्थ से देख रहा है, ओके फाइन, अर्थ से देख रहा है, तो वो बोलेगा कि जी बस तो रुक गई, लेकिन बेचारे लोग रुक नहीं पाए, देयर वाज नोबडी टू स्टॉप देम। ठीक है, समझ गए कि नहीं? इसीलिए बस में सीट्स पे हैंडल्स होते हैं, बैक होते हैं, ताकि इंसान पकड़ बना सके, अगर बस जा रही है तो यार हमें भी ले जाओ। क्लियर है कि नहीं? कभी तुम ऐसी स्कूटर पे बैठे हो, पिलियन राइडर, यू अंडरस्टैंड पिलियन राइडर? चलो आज एक वर्ड भी सीख लिया तुमने। ठीक है, दिस इज पिलियन राइडर, दिस इज एक्चुअल राइडर, जो पीछे बैठते उसको क्या बोलते हैं? पिलियन राइडर, राइट? आज सीख ही लो, क्या दिक्कत है? ओके, अब कभी ऐसा लगा है कि ये हैंडल ना हो यहाँ पे तो यार खतरा है यहाँ पे, है ना? पीछे टायर, अक्सर पुराना हमारा बजाज चेतक, उसके पीछे टायर लगा होता था, है ना? फिर नई स्कूटीज आई वगैरह वगैरह, उनमें कहीं ना कहीं हैंडल होता है। क्यों? बिकॉज जब अगला स्कूटर चलाएगा, स्कूटर ने मोशन गेन करी, अगले ने हैंडल पकड़ रखा है, तो वो स्कूटर के साथ जा सकेगा। जो पीछे बैठा होगा उसके पास पकड़ नहीं है, तो वो तो अपनी जगह रह जाएगा, उसका इनर्शिया है। क्या है उसका? मेरी बात समझना बच्चों, मैं अभी समझा रहा हूं इनर्शियल फ्रेम। देखो एक क्वेश्चन से कितनी सारी चीजें सामने आती हैं। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट दीज साइड कॉन्सेप्ट्स थ्रू इनटू यू थ्रू दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है कि नहीं? मैं इनको मेन कॉन्सेप्ट का नाम नहीं देना चाहता। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो मैं ये समझाऊं कि अगर इसी तरह से एक बस, अगर ये जो ट्रेलर है, हम एक्सपेरिमेंटल ट्रेलर है, ये चल रहा है और मैं अगर ब्रेक लगाऊं तो मैंने बस रोकी। अब जो जो बंदा बस को किसी न किसी ट्रेलर को तरीके से पकड़ सके तो वो भी रुक पाएगा, बिकॉज उसको भी फोर्स मिलेगा उस पकड़ से। लेकिन जो नहीं पकड़ पाएगा वो कहाँ आ जाएगा? ठीक है, वो आगे आगे से टकराएगा। ग्राउंड से देख के बोलोगे आप कि भाई ये तो चल रहे थे ना, ये भी चल रही थी, बस रुकी या ट्रेलर रुक गया, लेकिन इनको कौन रोकता? बस ने तो अपने टायर फंसा दिए ग्राउंड में और रोक लिया खुद को, लेकिन ये बेचारे कहाँ जाते? सही बात है कि दे वुड कंटिन्यू टू मूव because their motion was moving, their state was being in uniform motion. Let's say इनकी इसकी स्पीड कितना 60 किलोमीटर पर आवर, तो इनकी भी कितनी होनी थी, लेकिन इसने अचानक से स्पीड 60 से 30 से 20 से 0 कर दी। ये बेचारे क्या करेंगे? 60 पे चलते रह जाएंगे और दे विल हिट द वॉल ऑफ दिस बस। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए बस के अंदर हैंडल्स होते हैं, वो लगे होते हैं। ठीक है,
जब भी आप बस में चढ़ोगे, खास तौर से अगर हम यहाँ की बस देखें तो वो तो भाई साहब हद ही होती है, ठीक है। तो आई रिमेम्बर वन डे आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन बस। आई यूजुअली, मुझे बहुत कम याद है लेकिन यहाँ लोकली, तो मैं मंडी से आ रहा था इधर, पता नहीं मेरी कार खराब हो गई थी कि उधर कुछ सर्विस के लिए छोड़ी थी, तो क्या उड़ी बस भाई साहब, वो लोकल बस अपनी, उल्टियां, एक बंदा यहाँ से उल्टी कर रहा है, एक औरत यहाँ से उल्टी कर रहे हैं, इतना तेज भाई अगर मैं पकड़ूं ना तो मैं तो कभी इस सीट पे गिरूं, कभी उस सीट पे, कभी आगे शीशे से बाहर, कभी पीछे ग्रिल से बाहर, ऐसा होता बच्चों। वाई? बिकॉज बस तो अपनी मैन्यूवरिंग कर रही थी, अपनी मोशन कंट्रोल कर रही थी, बाय टेकिंग हेल्प, बाय टेकिंग फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज रोड। लेकिन मेरा कौन था, मैं क्या करता, मुझे हैंडल से, मैं बस से चिपका रहा। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए मैं यहां से कहूंगा कि मैं अर्थ से अगर इनको देखूं तो मैं आराम से बोलूंगा दे हैव इनर्शिया एंड दैट्स व्हाई दे आर मूविंग। क्लियर है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? अब चेंज द सिनेरियो, ये बात समझ आया? तो ऐसे फ्रेम को जहां आपको एक तरह से इनर्शिया एक्सप्लेन करने को मिले, ठीक है, इसको मैथमेटिकली बोलते हैं, जहां न्यूटन्स लॉ वैलिड हो, आप आराम से बोलोगे कि ये चीज रुकी, ये तो चलती रही ना, इन पे कोई फोर्स नहीं लगा, ये तो चलता रहा, इसको चलते ही रहना चाहिए था, इस पे फोर्स लगा तो ये रुका, इस पे नहीं फोर्स लगा तो ये चलता रहा। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा, उसकी मोशन चेंज होगी, किसी पे नहीं लगेगा तो मोशन चेंज नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं? ओके, नाउ इफ आई वांट टू एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट इनटू अ डिफरेंट डायमेंशन, ओके, सेम एक्सपेरिमेंट है, सेम एक्सपेरिमेंट। नाउ अब अगर इस बस ने ब्रेक लगाई तो ये बंदा, और मान लो यहां एक ऑब्जर्वर बैठा है इसको साथ, वो क्या बोलेगा? नाउ थिंक अगेन, नाउ व्हाट विल दिस गाय से? एक तो यहां पे बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि ये चलता रहेगा और ट्रक रुक गया, तो ही इज एबल टू से ड्यू टू इनर्शिया दिस गाय कंटिन्यूज टू मूव, दैट्स व्हाई ही हर्ट हिमसेल्फ। यहां पे जो बैठा बंदा है वो क्या बोले, भैया तू तो रुका हुआ था, तेरे को क्या हो गया? समझो इस बात को, ठीक है? समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? अक्सर ऐसे देखना, आजकल वो क्रिंज वीडियोस आते हैं फेसबुक पे कि लोग बस में खड़े थे और अचानक से लड़का लड़की एक दूसरे को धक्का लग गया बिकॉज ब्रेक लग गई। क्रिंज वीडियोस है ना, आई एम नॉट एंडोर्सिंग सच नॉनसेंस, बट आई एम ट्राइंग टू से वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि भाई गिरा क्यों। सही बात है, उनको कोई मतलब नहीं है दैट दे आर इन अ बस एंड देयर इज समथिंग अनएक्सप्लेनेबल। ठीक है, ऐसे फ्रेम को जो एक्सेलरेट करा, कोई भी फ्रेम, कोई आप जहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर वो बॉडी रेस्ट पर है, जैसे आप अर्थ पे थे तो कहने को आप रेस्ट पर थे, यू आर इन एन इनर्शियल फ्रेम, यू कैन सी थिंग्स एज दे आर थ्रू देयर फोर्स रिक्वायरमेंट्स। ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर आप इस बस पे थे, जैसे बस ने ब्रेक लगाई तो बस इज डिसलरेटिंग। सही बात है कि नहीं? तो ऐसे केस में मेरे बच्चों आपको अजीबोगरीब चीजें फील होती हैं। क्या होती हैं? हाँ, इसमें सच में अजीबोगरीब, आप बोलोगे कि अरे ये तो खुद से, तो बोलो अबे कर क्या रहा है, क्यों आ रहा है इधर? ठीक है, क्या वो टकराएगा मेरे से? दिस इज व्हाट यू विल एक्चुअली फील। जबकि यहाँ पे आप आराम से बोलोगे ये तो अपनी जगह है बस के साथ, ये आगे आ रहा है। भाई हमको पता है कि क्या हुआ, इसने ब्रेक लगाई और ये बेचारा रुक नहीं पाया, लेकिन जो बस के अंदर बैठा रहेगा वो बोलेगा भाई ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? समझ रहे हो मेरी बात की? ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। ऐसे केसेस में देखो, सच में देखो इस चीज को, हुआ क्या इसके हिसाब से, हुआ क्या इसको? You cannot explain anything. There is no natural force acting on him. ठीक है कि नहीं? While as from this frame you could explain कि इसका inertia था, इस पे फोर्स लगा, लेकिन जब आप बस में होते हो, आपको इधर से उधर धकेल रही है बस, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको कि हो क्या रहा है। कि ठीक है हम डे टू डे लाइफ में समझते हैं फाइनली, लेकिन अगर छोटा बच्चा हो, ठीक है, जिसको अभी पता ना हो कि बस चलती है तो धक्के भी लगते हैं, उसको क्या होगा? He won't be able to explain। और इसी सिस्टम को आप डीप स्पेस में ले जाओ, वहां आपको आसपास कुछ नहीं दिखता है,
तो बच्चों वहां पे तो पता भी नहीं लगेगा, अचानक से आपको लगेगा कि वो वॉल मेरी तरफ आ रही है, आप धक्का दे रहे हो, फिर कहीं और यू विल लिटरली फॉल सिक बिकॉज ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है जो एस्ट्रोनॉट्स भेजते हैं। ठीक है, मतलब वहां पे ये नहीं है, आसपास कुछ भी नहीं है। ठीक है, कभी तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि एक बस में बैठे हैं, दूसरी बस सामने आए, चांस लगता है मेरी बस चल रही है लेकिन दूसरी चली होती है, अपनी रुकी होती है, लेकिन लगता है यार मेरी बस अचानक, you will feel this if you have not paid attention, next time do pay attention। ट्रेन में बहुत ज्यादा होता है ना, उसमें क्या होता है, आसपास जो भी एनवायरनमेंट है वो छुप जाता है, एंड यू स्टॉप मेकिंग अ डिफरेंस बिटवीन कि व्हाट इज मूविंग, ऑल यू फील इज कि कुछ मूव कर रहा है। आपको ये भी फील होगा कि मेरी ट्रेन चल रही है, और जब वो ट्रेन हट जाएगी आपको लगेगा मैं तो रुकी हुई। ठीक है बच्चों, कई बार ऐसे होता है। यू शुड ट्राई टू एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमें जो भी दिखता है एक्चुअली उसमें कंटेक्स्ट है। लेकिन चलो अब मैं इतना बोल दूं, फ्रेम पे बहुत सारी बातें होगी, कि एक इनर्शियल फ्रेम होता है वो फ्रेम जहां न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो। क्या हो? जहां न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो, जहां नॉर्मल फोर्सेस से नॉर्मल आउटकम्स आए एक तरह से। जनरली ऐसे फ्रेम का ध्यान रखना क्या क्या होता है, दे आर नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स। फ्रेम मतलब जहां से हम कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप बस में होते हो तो यू आर इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम द मोमेंट बस इज ब्रेकिंग। क्लियर? जब ब्रेक लगाती है ना बस या निकलती है, तो हम कौन से फ्रेम में होते हैं? एक्सेलरेटेड। उस टाइम पे हम अजीबोगरीब फील करेंगे। सही बात है कि नहीं? कभी तुम्हें ऐसा हुआ है फील कि लिफ्ट में कभी बैठे हो, लिफ्ट में, लिफ्ट जब जाती है ऊपर तो हमको लगता है कि स्टार्टिंग में ना प्रेस्ड फील होता है, कौन खींच रहा है तुम्हें एक्स्ट्रा उस टाइम पे? अनएक्सप्लेनेबल, बिकॉज लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम। ठीक है, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम। जबकि हम अगर दूसरे तरीके से देखें, बाहर से देखें तो कुछ भी नहीं है, लिफ्ट निकलता है, आप अपनी जगह रह रहे थे, दैट्स द सेम थिंग। एनीवे तो दोज फ्रेम्स विच आर नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स, यानी कि जो रेस्ट पर है या जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं, उनको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम्स। एंड द रेस्ट विच इज एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स आर non-inertial। Getting this? An example of inertial frame of reference is any frame that is not accelerating, a frame attached to a particle on which there is no force, any reference frame that is at rest, a reference frame attached to the center of the universe, a reference frame attached to the earth। ठीक है, तो you have the answer, a frame that's attached to a particle on which there are no forces। ठीक है कि नहीं? तो मतलब कुल मिला के जिस फ्रेम पे फोर्स ना लगते हो, ठीक है, ओके, इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, जिस फ्रेम पे फोर्सेस ना लगते हो, एनी रेफरेंस फ्रेम दैट इज नॉट एक्सेलरेटिंग, द फ्रेम अटैच टू अ पार्टिकल ऑन विच देयर इज नो फोर्स। इसमें डिफरेंस क्या लग रहा है हमें? देखो ये तीन तो है नहीं, रेस्ट इज नॉट नेसेसरी। ओके, जैसे हम बोले हमें लग रहा है कि यार यहाँ रेस्ट है, ठीक है कि नहीं? शाबाश, ठीक है कि नहीं? एक्सेलरेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट द थिंग इज जिस पे फोर्स नेट जीरो हो, तभी वो एंश्योर होगा कि वो क्या होगा, योर इनर्शियल फ्रेम। ओके, बाय द वे याद रहेगा ये चीज। ओके, एक्सेलरेशन नहीं हो रही है तो हो सकता है आप फील कर रहे हो एक्सेलरेशन नहीं हो रही हो, जैसे आप बस में हो तो आपको पता नहीं लग रहा है कि एक्सेलरेशन हो रही है, यू आर जस्ट फीलिंग थिंग्स। बस पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन आप नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हो उस पर फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा, आपको एक्सेलरेशन नहीं फील हो रही है। अगर फोर्स नहीं लग रहा होगा तो यू कैन रेस्ट एट ईज, there is no force acting on this, and it's ensured that there will be no acceleration in the frame and you will not be in a problem to answer Newton's law questions at the same time। आप आराम से Newton's law applicable रख सकते हो। चलो अच्छी बात पता चली आज हमको। ठीक है, an object moving at a constant velocity in an inertial frame must, ठीक है, constant velocity से चल रहा है inertial frame में, must have a net force, must have what? क्या लगता है तुम्हें? ठीक है, मस्ट हैव अ, नेचुरल सी बात है। ओके, देखो फिर से बात आती है जिस फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, उसमें आप न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल कर पाने चाहिए। दैट्स इंटरेस्टिंग देयर। ओके, ये कह रहा है कि कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है दैट मींस इट्स इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन पे कोई फोर्स लगने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं?
Okay, the SI unit, रुको रुको, the SI unit is numerically of force numerically equal to what? ये कर पाओगे? It's interesting. ये कह रहा है कि the SI unit of force is numerically equal to when the force is applied to it. It is equal to the acceleration of the standard kilogram. सोचो, देखो F is equal to ma. अगर मैं मास को 1 kg कर दूं, स्टैंडर्ड 1 kg, तो फोर्स क्या होगा? एक्सेलरेशन. क्लियर है कि देखो कैसे जोड़ना पड़ता है, कई बार यूनिट डिफाइन करते हैं हम ऐसे. ओके, अगर हम बोलो व्हाट इज 1 न्यूटन, a 1 Newton force is acting on a mass of 1 kg if it is accelerating by 1 meter per second square. ठीक है कि नहीं? The SI units in SI the force numerically equal to this then when the force is applied to it, that is acceleration of the standard kilogram. तो उतने ही kg, इतने ही न्यूटन हमने फोर्स लगाया होगा. क्लियर है कि नहीं? ओके. Which of the following is not a vector? Not a vector mass है, छोड़ो इसको. A Newton is the force. एक न्यूटन फोर्स कितना होता है? देखो 1 न्यूटन और SI यूनिट में डिफरेंस क्या है? ध्यान से सोचो, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस? वो नहीं, क्या बात करें? लेट्स रीड दैट क्वेश्चन अगेन. The SI units in SI, force is numerically equal. ये तो फोर्स है ना. ओके, अगर SI यूनिट ना होते तो तब फोर्स सीधे सीधे एक्सेलरेशन नहीं होना था कुछ. ठीक है कि नहीं? हम कहते हैं ना फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन, एक तरह से. तो कुछ कांस्टेंट होना था. कुछ कांस्टेंट मतलब सपोज मैं अगर ये इसको मैं सपोज 1 kg नहीं 1000 ग्राम ले लूं, तो मेरा बच्चा तब क्या होगा? फोर्स 1000 A के बराबर. ठीक है कि नहीं? तब तो ये ऐसा यूनिट नहीं है ना. तब ऐसा नहीं होगा दैट फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. सही बात है कि नहीं? फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ओनली व्हेन मास इज इन kg and everything is in SI units. Other than that हम लिखते हैं F is equal to some constant into ma, है ना. इसमें बच्चे एक्चुअली परेशान होते हैं इस चीज से. ठीक है, आइडिया इज कर पाते हैं, जैसे तुम लोग कर लोगे इसको. ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ इफ इन CGS सिस्टम, क्या बोलूँ मैं, then force is not equal to ma directly. It will be some constant into ma in SI units. अगर आप मास कन्वर्ट करोगे वापस SI units में, there will always be something here. जैसे यहाँ 1000 आ गया. ओके, तो SI units में हमारा न्यूटन है. दिस इज एन SI यूनिट. और कौन सा होता है CGS सिस्टम में? क्या होता है इसका यूनिट? डाइन, राइट. तो ध्यान रखना वहां पे 10⁻⁵ न्यूटन होता है. वो उसकी वजह यही है जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हम यूज करते हैं. चलो खैर, मैं पुरानी कहानी है एक्चुअली ना, वो तो बहुत सारी चीजें पता नहीं है. ओके, द यूनिट्स ऑफ फोर्स आर कॉल्ड द न्यूटन. द यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड द न्यूटन इज. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन. 1 न्यूटन इज 1 kg meter per second square. A force of 1 Newton. A standard 1 kg mass is attached to a compressed spring and the spring is released. The mass initially has an acceleration of 5.6. अच्छा ठीक है, this is something I wanted to explain. Spring force. ठीक है कि नहीं? समझना है इसको. अगर ये मेरे पास स्प्रिंग है तो इसका कांस्टेंट k होता है. तो मैं याद है मैंने कहा था स्प्रिंग एक्सर्ट्स अ फोर्स माइनस kx. माइनस का मतलब ये है कि उधर खींचोगे तो फोर्स इधर, इधर धक्का दोगे तो फोर्स उधर लगेगा. दैट्स द ओनली थिंग वी हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड. इट इज इक्वल टू kx. अब कह रहे थे स्टैंडर्ड 1 kg मास है बच्चों, इज कंप्रेस्ड अटैच्ड टू कंप्रेस्ड स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग इज रिलीज्ड. कंप्रेस करके छोड़ दिया इसको,
यानी कि मान लो हमने इसकी जो नेचुरल लेंथ थी यहाँ से, हमने यहाँ से इसको बाय एन अमाउंट x से कंप्रेस कर दिया और छोड़ दी। दिस इज जस्ट लाइक गुलेल हो गया, या हम अक्सर करते हैं स्प्रिंग के ऊपर कुछ रखते हैं तो वो फिर उसको भगाता है, दैट्स इट, है ना, इट्स नथिंग स्पेशल। ओके, इफ द मास इनिशियली हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस, कहता है एक्सेलरेशन कितनी है, 5.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो k कितना है, ठीक है कि नहीं। ओके, इंपॉर्टेंट बात ये है, द स्प्रिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग हैज अ मैग्नीट्यूड, k नहीं पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। 5.6 अभी पढ़ा हमने, ठीक है, m इंटू ए, तो m इज 1 kg। बाकी बात ये है इसमें समझने वाली कि मेरे बच्चों, ये जो स्प्रिंग है, द फोर्स वाज जनरेटेड बाय द कंप्रेस्ड स्प्रिंग, और तो नहीं है कोई एजेंसी जो इसको इस एक्सेलरेशन से धकेल रहा है। क्लियर है कि नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन से सो एक्सेलरेशन इज ऑल इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, जहां फोर्स वहीं एक्सेलरेशन। क्लियर है कि नहीं है, इसीलिए ध्यान है सर्कुलर मोशन में क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर को होती है, सेंटर की तरफ, तो फोर्स भी किधर होता है, ठीक है। कभी भी आपने एक रस्सी से कोई चीज घुमाई हो ऐसे, तो आप उसको इधर खींच के रखते हो, इधर खींच के रखते हो, ठीक है बच्चों। ओके, दैट्स हाउ यू लुक एट। आज बड़ी डिस्टर्बेंस है हमारे यहाँ। द टर्म मास रेफर्स टू द सेम फिजिकल कॉन्सेप्ट एज द मेजर ऑफ इनर्शिया इज मास, याद रखना। ओके, अब हम जब इनर्शिया डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं तो रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट, तो इनर्शिया को डिफाइन किससे करते हैं, किस क्वांटिटी से, क्वांटिफाई कैसे करते हैं, मास से। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, रादर यू कैन से इट हैज अ यूनिट। मास का क्या है, इनर्शिया एज सच इज मेजर्ड थ्रू मास। ओके, आगे चल सकते हैं हम। The inertia of a body tends to cause the body to resist any change in its motion, ठीक है कि नहीं। This is a question I want you guys to solve. बताओ जी, हैवी बॉल है, ओके, ऊपर भी स्ट्रिंग है नीचे भी स्ट्रिंग है, ओके, ए क्विक जर्क ऑन द लोअर स्ट्रिंग तक, अगर इसको जोर से खींचेंगे ना, विल ब्रेक ये वाली स्ट्रिंग, लेकिन अगर हम धीरे धीरे खींचेंगे उससे ये टूटेगी। कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों। नहीं सोचो, चलो ऐसे मत आंसर दो, ठीक ठाक सोच समझ के बताओ। अगर हम धीरे खींचेंगे तो ऊपर वाली स्ट्रिंग टूटेगी, अगर जोर से खींचेंगे तो, और सोचो कितनी प्यारी चीज है ये, ठीक है। अगर मैं झटका लगाऊं ना टक, तो यही टूटेगी, ओके। अगर मैं धीरे धीरे खींचू तो ये टूटेगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन ने मेरा दिमाग भटका दिया थोड़ा सा, वो जो इनर्शियल फ्रेम वाला था, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं था तुमको। आई हैड थॉट कि पढ़ेंगे किसी दिन तो तब बता दूंगा, सूडो फोर्स में बताना था नहीं, चलो कुछ नहीं, क्वेश्चन पहले ही आ गया। प्रीवियस नॉलेज तुम लोगों के पास नहीं थी, तो मैं भी सोचूं मैं कैसे इनको ट्रांसफर करूं ये चीज। चलो, इट टुक सम टाइम, दैट्स व्हाई आई ए थिंक बी एक्शन रिएक्शन इज ऑपरेटिंग, पता नहीं यार, एयर फ्रिक्शन नहीं, टू मच एनर्जी है बॉल, इनर्शिया कहाँ से आ गया यहाँ पे, है ना। हाँ, एक्शन रिएक्शन लग रहा है मुझे, कैसे, रिएक्शन तोड़े एक्शन नहीं तोड़े। देखो बेटे देखो, सुनो मेरी बात, देखो अगर हम इसको स्लोली खींचते हैं,
इसको हम स्लोली खींचेंगे, है ना, राइट। तो ये फोर्स सारा का सारा ट्रांसफर होगा, और क्योंकि वजन ऑलरेडी है तो इस स्ट्रिंग पे फोर्स ज्यादा होगा। इस पे थोड़ा सा खुद सोचो, देखो मैं जब खींच रहा हूं, मान लो मैं लटक ही जाऊं यहाँ पे, इससे भाई नीचे कर रहा हूं, इसका छोड़ निकल यहाँ से, है ना, आराम से मैं इस पे लटक गया, ठीक है। तो मेरा वजन इसको खींच रहा है, लेकिन इस स्ट्रिंग को मेरा भी और ये सारा मिलके उठाना पड़ रहा है। खुद सोचो इस बात को, यस और नो, ठीक है। ऐसे देखो, अगर मेरे पास दो मासेस ऐसे लटके हैं, इस स्ट्रिंग को सिर्फ इसे सपोर्ट करना है, इस स्ट्रिंग को इन दोनों को उठा के रखना है, बिकॉज अगर ये टूटेगी तो दोनों गिरेंगे। समझ रहे हो कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? समझ पा रहे हो कि नहीं? ये मत देखो, इसको डे टू डे लाइफ में देखो। मान लो तुम किसी माउंटेन क्लिफ पे चढ़ रहे हो एक टीम बना के, तो जो ऊपर बंदा वो रस्सी लगाएगा, उस रस्सी पे सभी लटके हैं एक तरह से, सबका भार किसी ना किसी तरीके से, मैं नहीं बोलूंगा कि इसका MG सीधे इस रस्सी पे लग रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका असर उस रस्सी पे आ रहा है। ये खुद लेकिन सिर्फ इससे सपोर्टेड है, लेकिन साथ ही साथ ये जो रस्सी है ये इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करती है। द सेम थिंग इज हियर। अगर कोई यहां खींच रहा है बच्चों, तो धीरे धीरे खींच रहा है, दैट मीन्स ये रस्सी ज्यादा खतरे में है टूटने को। तो आराम से जब खींचोगे, यहां फोर्स ज्यादा लगेगा और यहां लिमिटेड लगेगा। सही बात है कि नहीं? हाँ, होल्ड इट देयर। ओके, समझ गए कि नहीं? अब अगर मैं झटके से लगाऊंगा, ध्यान से देखो, नेक्स्ट पॉइंट इज, इसी चीज को आप झटके से, जब आप झटके से खींचोगे, ये वाली बॉल मूव नहीं करना चाहेगी। क्यों? इट हैज इनर्शिया, इट्स एट रेस्ट, ठीक है। तो ये टूटे ये नहीं, समझ गए मेरी बात की नहीं? हाँ या ना? ठीक है, ओके, समझ गए कि नहीं? इट्स लाइक सेइंग दिस, मैं बताता हूँ। कभी तुमने किसी छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के उसके अपने साथ चलाओगे ना, तो वो चलेगा, तुम झटका दोगे उसका बाजू टूटेगा, लेकिन वो मूव नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इवन अंडरस्टैंड इट, मे बी इन लेटर इन योर लाइफ। कभी आपके आसपास कोई छोटा बच्चा, आप अपना बच्चा हो छोटा, यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है कि नहीं? ओके, जब आप बच्चे का हाथ पकड़ते हो, अगर आप उसको धीरे धीरे खींचते हो ना, तो हम एक्सपीरियंस से बिल्कुल करते हैं, ठीक है। एक काम करना, कोई पतले से धागे से मान लो एक ताला उठा लेना, ठीक है, आप उठा पाओगे उसको, चलोगे धीरे धीरे, लेकिन अगर आप झटका दोगे ना, धागा टूट के आ जाएगा। क्यों? बिकॉज द लॉक हैड द इनर्शिया। क्लियर है कि नहीं? तो हमेशा ध्यान रहे, जब भी आप ऐसा करते हैं किसी पतले से धागे, या आपको लगता है पकड़ कमजोर है, याद करो, हम सामान लाते हैं कई बार मार्केट से, एक काम सबसे बढ़िया होता है, आई विल गिव एन एग्जांपल, सबसे बढ़िया होता है बच्चों, वाटरमेलन नहीं लाते हैं कई बार, वो देखना अक्सर, लेकिन अगर आप धीरे धीरे चलाओगे, आराम से चलाओगे, झटके नहीं दोगे उसको, तो वो पहुंच जाएगा घर। लेकिन अगर आप जोर से, तो क्या होगा? थिंक, ये है सपोज जिस बैग में आपने लाया है, ये है वाटरमेलन, सही बात है। अगर आप धीरे धीरे चलाओगे इसको, पहुंच जाएगा घर, लेकिन अगर आप जोर से उठाओगे तो क्या होता है? वाटरमेलन अपनी जगह रहेगा, बैग निकल जाएगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ जब आप जर्क लगाओगे इसको, तो यहां से पहले इसका इनर्शिया, इसको तो मूव करें पहले, ये होगा ही नहीं मूव, तो ये टूटेगी स्ट्रिंग। अगर आप धीरे धीरे चलाओगे तो इसमें फोर्स बढ़ेगा, लेकिन इसमें ज्यादा फोर्स होगा, बिकॉज ऑफ द वेट अल्टीमेटली। फाइन, जो भी आप फोर्स इस पे लगाओगे, उससे ज्यादा फोर्स इस वाली स्ट्रिंग पे होगा, बिकॉज इस पे एक तो वो फोर्स का असर होगा, और साथ ही साथ ये मास भी लटक रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, मतलब जहां मुझे लगता है इनर्शिया के उस पे, द बॉल हैज इनर्शिया, ठीक है। चलो जी, अगला करो। When a certain force is applied to a standard kg, यार ये बार बार ना स्टैंडर्ड लगाया हुआ है, क्या है kg, its acceleration is 5, when the same force applied to other object, the acceleration is 1/5 as much of the mass of the object। खुद से बताओ, ठीक है। अगर 1 kg पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कितनी है? तो फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। फिर कह रहा है इसी फोर्स को हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन 1/5 है, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसका मास कितना होगा?
5 टाइम्स, ठीक है, कि बिकॉज आपने फोर्स लगाया F इक्वल टू एम ए, तो F इज इक्वल टू M1 A1 सेम इज इक्वल टू M2 A2, खत्म बात, ठीक है। दिस इज 1 kg, दिस इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कितना होगा? हर्षित समझ आ रहा है कि नहीं? पक्का? सेम फोर्स, मैं नहीं कह रहा कि एक ही साथ लगाओ, एक बार इस पे अप्लाई किया और दूसरी बार इसमें अलग एक्सेलरेशन, सिंपल कैलकुलेशन, बात कुछ नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है अदर देन दैट। आंसर इज 5 kg। मास डिफर्स फ्रॉम वेट इन दैट, क्या डिफरेंस है मास और वेट में? ठीक है, वेट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मास ऑन अ प्लैनेट, राइट, जस्ट हमारे केस में ऑन अर्थ, ठीक है, यानी कि हमारा वेट अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग होगा, लेकिन मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, बात खत्म, इट इज व्हाट वी हैव, समझ गए कि नहीं? okay? अलग प्लैनेट्स पे अलग होगा, सो मच सो मेरे बच्चों, अगर हम जुपिटर पे जाएंगे ना, हम शायद खड़े भी ना हो पाए, तो इतना वजन होगा हमारा, जस्ट थिंक, थिंक, मेरा वजन यहाँ पे लेट से 69 kg है, ठीक है कि नहीं, और अगर मैं किसी ऐसे प्लेनेट पे सपोज गलती से फंस गया जहां ग्रेविटी 10 गुना है, तो आई विल बी एज गुड एज 690 kg। सोचो तो, आई विल क्रम्बल बेटे, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, सच थिंक हाउ इंट्रिकेटली वी आर डिजाइन फॉर दिस अर्थ, ये याद रखना, हमारा स्टमक है, हमारा हार्ट है, इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारी आईज है बेटे, तुम सोचो वहां हमारी आईज लटकेंगी, बाहर भी आ सकती है, वहां आप शायद ऐसे झुक ना सको, ठीक है कि नहीं, दिस इज गिवन द फैक्ट कि वहां एयर है तुम्हारे पास सबसे ज्यादा, सो डोंट थिंक कि हम किसी प्लेनेट पे जाते हैं तो वहां सिर्फ हवा ही हमारी प्रॉब्लम है, वहां बहुत कुछ हमारी प्रॉब्लम है बेटे, समझ गए मेरी बात की नहीं? अगर हम किसी मतलब हाई ग्रेविटी, जैसे हो सकता है जुपिटर, मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जहां पे ग्रेविटी ज्यादा है वहां हमारा वजन एक्सट्रीमली बढ़ सकता है, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे सपोज हम कहते हैं कि सपोज हम चलते हैं, आराम से चलते हैं, हम अकस्टम्ड हैं अर्थ पे चलने को, इसी वजह से अगर हम किसी हैवी ग्रेविटी प्लेनेट पे जाते हैं, हम वहां चल भी नहीं पाएंगे, ऐसे फंस फंस के चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है, इमेजिन करो इस चीज को, ठीक है, सो मच सो हमारे आसपास जो एयर होगा, गैस होगा ना, वो हम पे ज्यादा प्रेस करेगी, ज्यादा पिचकाएगी हमारी नसों को, इसलिए हम प्रोटेक्टिव सूट पहन के जाते हैं किसी और प्लेनेट पे, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जो वहां हमें, लेकिन जो ग्रेविटी वाला फंडा है ये बहुत खतरनाक है, ओके, डोंट थिंक कि इंसान अगर जुपिटर या किसी बड़े प्लेनेट पे लैंड करे और ये सोचेगा कि वहां उसको हवा नहीं, तो हवा का सब कुछ साथ ले जाके सब कुछ चलेगा, नहीं, देयर इज मोर डेंजर टू अस देन जस्ट एयर, क्लियर है कि नहीं? वहां की ग्रेविटी, ये भी हो सकता है हम उस प्लेनेट से उठ ही ना पाए, फिर वहीं पे निपट जाए, खत्म। सच कह रहा हूं मैं, है ना, इट्स डिफिकल्ट, यू कैन नॉट एंटर द ग्रेविटेशनल जोन ऑफ अ प्लेनेट यूं ही, ठीक है, बिना तैयारी के, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है, थोड़ा दिमाग में बैठी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो जो ग्रेविटी है मेरे बच्चों, इट्स नॉट ओनली अबाउट, है ना, मतलब कि भाई हमारा घर खड़ा है हम चल रहे हैं, नो, वी आर डिजाइन फॉर दिस ग्रेविटी, ठीक है, हमारी बनावट यहाँ हर स्पीशीज इस हिसाब से डिजाइन है, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड, सोचो ना, अगर मेरा वजन 690 kg होता तो मैं खड़ा होता यहाँ पे, तुम खुद सोचो, सपोज 55 kg के बच्चे हो सब, या 50 kg के, तुम 500 kg के होते हैं, कितने होते हैं? 500 kg वेट, कह रहा हूं मैं, वेट के कॉरेस्पॉन्डेंस की, ऐसा समझो तुम्हारा वजन ही 500 kg होता, तुम्हारा मास ही 500 kg होता, तो तुम क्या एक्सपीरियंस करते? कीप दोज थिंग्स इन माइंड, ठीक है कि नहीं, समझे कि नहीं? एकदम, मैं मुझे लगता है खत्म हो जाएगा ऐसा बंदा जिसको इतनी ग्रेविटी खींचेगी, तो ठीक है, ओके, अक्सर ऐसा देखना कोई जैसे बुजुर्गों में अक्सर देखना, अगर वजन ज्यादा बढ़ता है किसी बुजुर्ग का, तो उनके घुटने खराब होने लगते हैं, बिकॉज ऑफ दैट, वो क्यों होते हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट एग्जाम्पल है बेटे, ठीक है, तो सोचो हायर ग्रेविटी हमारे साथ क्या कर सकती है, अब आप बोलोगे सर ग्रेविटी कम ही करते हैं, तो बेटे फिर हवा नहीं टिकेगी, ये ध्यान रखना, तो हमारा एनवायरनमेंट, हमारे पेड़ पौधे, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुली डिजाइन फॉर दिस अर्थ, ऑर्डिनरी बात नहीं है, ठीक है, कैसे डिजाइन किया, नॉट गेटिंग टू दैट, ठीक है कि नहीं, लेकिन मैं इतना बोलूं, इट्स ब्यूटीफुल, थिंक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, हमारी फ्लाइट, हमारे यहाँ जो परिंदे उड़ते हैं उनके आसपास जो हवा है वो कैसे उससे उड़ पाते हैं, दिस इज ऑल मैकेनिक्स, यू नो, नेचर एट वर्क,
एंड इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस तो नहीं लग रही है मुझे। सोचो कितनी प्यारी डिजाइनिंग है इस चीज की, ठीक है। कैसे ग्रेविटी है तो सब कुछ है, और इतनी ही ग्रेविटी चाहिए हमको, इससे ज्यादा हो गई तो खत्म। अचानक से एयर प्रेशर बढ़ेगा बच्चों, और पता नहीं क्या क्या होगा, ठीक है कि नहीं, समझे कि नहीं? ओके, बहुत ज्यादा बातें तो नहीं होगी, समझ आई कि नहीं? because these things help me make you appreciate what you are studying. आगे बढ़े तो मास इज फोर्स, जबकि सॉरी मास इज नॉट फोर्स, मास इज मास जबकि वेट इज फोर्स, एंड इट डिपेंड्स ऑन प्लेनेट टू प्लेनेट। वेट स्पेसिफिकली प्लेनेट्स पे होता है। आगे बढ़ते हैं, ये थेरेटिकल चीजें हैं, ये काम आती हैं, फिर देखो इससे इंसान सोचना ना अच्छा करता है। द मास ऑफ अ बॉडी इज डिफरेंट, is a vector, is independent of the free fall acceleration, is the same for all bodies of the same volume, can be measured most accurately on a spring scale. Mass, it is independent of the free, कुछ भी acceleration हो कहीं, मास पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बताओ, ठीक है। ऑफ कोर्स कई बच्चे बोलेंगे भाई 9.8, बिकॉज उनको सिर्फ अर्थ का ध्यान आएगा, बट ऐसा जरूरी, अर्थ पे भी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं होती है। पोल्स पे थोड़ी सी ज्यादा होती है, इक्वेटर पे थोड़ी सी इफेक्टिवली कम होती है। पढ़ेंगे कभी, अभी टाइम आएगा, ठीक है कि नहीं। बट बात यह है कि अर्थ पे भी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी सेम हर जगह नहीं होती है सेम, ठीक है कि नहीं। इवन हाइट पे जाओगे तो कम हो जाती है, अगर आप खड्डा खोदोगे तो भी कम होगी, ठीक है कि नहीं। ऑफ कोर्स, है ना, समझे कि नहीं? चलो आगे बढ़ो। हाँ, कैन बी मेजर बाय स्प्रिंग, मास कैसे मेजर करो, ग्रेविटी नहीं हुई तो फिर क्या करेगी स्प्रिंग, वो कैसे चलती है स्प्रिंग बैलेंस? पहले मास का कुछ असर तो लाओगे, मास असर दे। देखो मेरा बच्चा, फिजिक्स में एक चीज और बता दूं मैं, चलो ये बात आ ही गई तो। फिजिक्स में जो भी चीजें हम मेजर करते हैं, ठीक है, जो भी चीजें, फर्स्ट वी मेक दम डू समथिंग। जैसे हम वजन में मास मेजर करते हैं या वेट मेजर करते हैं, तो हम बोलते हैं कि तू उधर खींच, मैं ऐसे, जैसे ना बैलेंस नहीं होती। ये सपोज हमने एक बीम बैलेंस बनाई है, क्या करते हैं हम, यहां से सब्जियां भरते हैं, इसको बोलते हैं क्या करेगा, तो कहते हैं मैं तो इधर से नीचे ले जाऊंगा। यहां से हम वजन कुछ और मास रखते हैं जो हम मेजर्ड रखते हैं, तो जितने पे ये बैलेंस करेगा उतने पे हम बोलेंगे इतना ही है, तो बिकॉज तेरा असर इतना ही, तेरा एक्शन इतना ही, ठीक है कि नहीं? ओके, समझ गए मेरी बात की नहीं? टेम्परेचर अगर मेजर करते हैं थर्मोमीटर में, हम देखते हैं उसने कितना खींचा मरकरी को, कितना एक्सपैंड किया। तो डायरेक्टली कोई चीज इनविजिबल है या फील करने वाली नहीं है। जैसे यहाँ पे तकिया है, कितना टेम्परेचर है, ठंडा है कि गर्म है, ये हाथ लगा के पता चलेगा, अनलेस एंड अनटिल यू लेट इट वर्क, ठीक है। क्या उस प्लग में करंट है कि नहीं, जब तक तुम नंगे पैर खड़े रह के उसमें कील नहीं थोपोगे एकदम, तब तक पता नहीं चलेगा कि है कि नहीं। द पॉइंट इज यू लेट इट डू समथिंग, देन यू कैन मेक इट मेजर, यू कैन मेजर इट, फाइन। तो बात आई कि भाई स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग स्केल से मेजर कर लेते, लेकिन उसके लिए ग्रेविटी जरूरी है, समझ गए मेरी बात? बिकॉज मास बेचारा काम नहीं कर पाएगा, खींच नहीं पाएगा स्प्रिंग को, तो पता कैसे चलेगा? स्प्रिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट यही है, बता ही दूं। स्प्रिंग बैलेंस का बच्चों मेरे कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है, ये स्प्रिंग लटकाते हैं हम, ठीक है, इस पे मान लो एक बॉक्स है, ये 0 रख दिया मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ एक स्केल रखी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैं इसमें एक मास रखूंगा m, तो वो इस बॉक्स को क्या करेगा, तो ग्रेविटी तो होनी चाहिए, तभी तो नीचे ले जाएगा, ग्रेविटी नहीं हुई तो उड़ता रहेगा, ठीक है क्या? ये ध्यान रखना मुझे, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट्स का देखा है कभी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर एस्ट्रोनॉट होता है, वो बेचारे उड़ रहे होते हैं ऐसे, ठीक है, और ऐसे पकड़ पकड़ के चलते हैं इधर उधर। व्हाट इज दैट? वहां वजन ही नहीं है उनका, एक तरह से मास है लेकिन वेट नहीं, विद रिजल्ट दे आर नॉट एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द फ्लोर और वट एवर, उनको बंदरों की तरह भागना पड़ता है यहाँ से वहां, समझ गए कि नहीं? इसी तरह से जब तक ग्रेविटी ना हो, आप स्प्रिंग से करोगे क्या उसका, ठीक है कि नहीं, राइट? मे बी आफ्टर, जब हम चैप्टर नंबर 13-14 पढ़ेंगे,
सिंपल हार्मोनिक मोशन, तब शायद हो सकता है तरीका हो, फिलहाल तो नहीं। ठीक है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। बेटे वो पता क्या है, इट्स सॉर्ट ऑफ बिकॉज वहाँ रोटेशन है। ओके, इट्स अर्थ है और एक कंपार्टमेंट के ऐसे घूम रहा है, ठीक है कि नहीं। इट्स अ इट्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। वहां पे जो ग्रेविटी है जो आपको यहाँ खींचती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको खतरा होता है बाहर जाने का, बिकॉज ऑफ द फीलिंग हियर, बिकॉज ऑफ द फ्रेम इटसेल्फ। आपको सर्कल में रहने के लिए चाहिए ग्रेविटी। तो इसको मैं तब पढ़ा पाऊंगा जब आप सूडो फोर्स के बारे में जानते हो। मैंने सूडो फोर्स के बारे में नहीं बताया, बस इतना समझाऊं मैं कि जब हम एक सर्कल में जाते हैं तो हमें नहीं टेंडेंसी फील होती है कोई बाहर खींच रहा है। सही बात है। तो एक तरफ से ऐसा, एक तरह से ऐसे समझ लो आप कि स्पेस स्टेशन में जो अर्थ के अराउंड है, अगर कोई स्पेस स्टेशन घूम रहा है, तब की बात कर रहा हूं मैं, अगर स्पेस स्टेशन ऐसे घूम रहा है अर्थ के अराउंड मेरा बच्चा, तो उसके अंदर नेट इफेक्ट जीरो है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी खत्म हो गई। दूसरी बात है, वन मोर थिंग, ग्रेविटी एनीवे कम होती है, बिकॉज दूरियां है, दूर हो गया तो ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाता है। बट आई एम नॉट सेइंग कि ग्रेविटी खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं। ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी की वजह से असर है, साथ ही साथ देयर इज समथिंग विच इज बिकॉज ऑफ द सर्कुलर मोशन, जिसकी वजह से हमारी इनहेरेंट टेंडेंसी होती है कि सर्कल से बाहर चले जाए। वो दोनों चीजें बैलेंस होती हैं, जिसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सूडो फोर्स। आप ऐसे समझ लो, अगर ग्रेविटी ना हो तो ये कहाँ को निकल जाएगा, ये टेंजेंशियली जाएगा, लेकिन अर्थ से तो दूर ही जा रहा है ना। देखो, ठीक है, अर्थ से दूर जा रहा है, अर्थ से इतना दूर है, अर्थ से इतना दूर है, अर्थ से इतना दूर है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अल्टीमेटली हम, अगर हमारा स्पेस स्टेशन अर्थ से अलग हो गया, एक तरह से ग्रेविटी कट हो गई, तो वो स्पेस स्टेशन अर्थ से दूरी बढ़ाता जाएगा। ठीक है क्या नहीं? तो ये एक असर है, इसको बोलते हैं सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, जैसे ही हम सर्कल में जा रहे हैं तो वी एक्सपीरियंस अ फोर्स, वी फील कि कोई हमें बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। कभी ऐसा हुआ है बस में बैठे हो और बस ऐसे निकली तो आपको अरे यार मैं तो पिचक गया यहाँ पे खिड़की के साथ। कौन? बेचारे को अगला साथ में बैठो, दुश्मनी कोई तुमसे नहीं ना, वो कह रहा है आज तो नहीं छोड़ूंगा तुमको, है ना। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखना कि देयर इज समथिंग वी हैव टू डू विद द सर्कुलर मोशन, विद द रिजल्ट नेट इफेक्ट क्या होता है? जीरो। अच्छा, मैंने अभी एक चीज और बोली, मैंने कहा भाई इक्वेटर के नजदीक ग्रेविटी कमजोर होती है, जबकि पोल्स पे ज्यादा। उसमें भी यही मुसीबत है, जब अर्थ घूमती है ना बेटे, इक्वेटर पे ज्यादा बाहर फेंके जाने का खतरा होता है। ठीक है कि ना। आप सोचो एक टायर अगर घूमता है, उस पर कीचड़ अगर लगा तो कीचड़ कहाँ से निकलता है? तो वही हाल होता है। तो जब एक स्पेस स्टेशन घूम रहा है, ऐसा समझ लो उसमें से फेंके जाने का भी खतरा है, तो इसलिए ग्रेविटी उल्टी लगी है, तो नेट रिजल्ट क्या है? जीरो। ठीक है कि नहीं? ओके, तुम एक्सपीरियंस से देखो, मेरा मुझे लगता है इस टाइम पे, रादर देन मैं मतलब मैथमेटिक्स झाड़ू यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? कॉन्सेप्ट छोड़ो, एक्सपीरियंस से समझो कि अगर एक रस्सी से हम कोई चीज घुमा रहे हैं तो उस चीज को फेंके जाने का भी खतरा है। ठीक है, जैसे एक टायर घुमाते हैं बहुत जोर से, तो उसका जो कीचड़ है वो कहाँ जाता है? हर तरफ फेंक जाता है। दैट मीन्स जो उस पर चिपकी हुई चीज थी वो, उसको खतरा है कि वो छूट के हो जाए। जब हम स्पेस स्टेशन में होते हैं तो ग्रेविटी और ये एक तरह से कैंसिल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। बंदा बेचारा कहता है भाई अब एटलीस्ट ग्रेविटी ने मुझे यहाँ तो टिकाया हुआ है। ठीक है कि नहीं? उसके बाद वो हल्का फुल्का यहाँ। ठीक है कि नहीं? ओके, टाइम क्या हुआ? बस 2 मिनट और। एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन इक्वल आर्म बैलेंस, अभी बताया था मैंने। रहने दो फिलहाल, है ना। रुको रुको, ऐसा भी नहीं है। टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग 3 times द मास ऑफ द अदर। ओके, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक m है दूसरा 3m है, are dropped from the same height in a vacuum. At the end of their fall, their velocities are equal because वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन शायद हम सोच सकें। ए, ऐसा तो नहीं है। कांस्टेंट कौन सी वेलोसिटी होती है वैक्यूम में? वैक्यूम डजंट मीन ग्रेविटी नहीं है, वैक्यूम मीन्स हवा नहीं। तो क्या हुआ, इस रूम में अगर मैं वैक्यूम क्रिएट करके कोई चीज छोड़ दूं तो वो जाएगी ग्रेविटी में, क्या क्या दिक्कत है? एक्सेलरेटेड मोशन है।
क्वेश्चन पढ़ो बेटे, यू हैव नॉट रेड द क्वेश्चन, दैट मीन्स टर्मिनल मीन्स मैंने बोला था याद है एकदम, अगर पायलट कूद जाता है फिर वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरता है, दैट्स टर्मिनल वेलोसिटी बिकॉज ऑफ द एयर। लेकिन यहाँ वैक्यूम है, उसके लिए विस्कस यानी कि ड्रैग चाहिए ना। तो फोर्स ग्रेविटी इज सेम फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स। कैसे सेम है बताओ? ये 3 mg होगा, ये mg होगा, वो तो चलो आंसर है ही फिर। लेकिन असल वजह क्या है? सबकी एक्सेलरेशन सेम है बच्चों, इट डजंट डिपेंड ऑन मास। भले ही फोर्स 3 गुना है, मास भी तो 3 गुना है, एक्सेलरेशन फिर से क्या होगी? हालांकि ऐसे बताने की मतलब जरूरत नहीं है, हमको पता है कि अर्थ के नजदीक हम क्या एक्सेलरेशन फील करते हैं जी, खाता, ठीक है कि नहीं? तो मेरे बच्चों, अगर जब एक्सेलरेशन सेम है, इनिशियली दोनों को ड्रॉप किया है, तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, सब कुछ एक जैसा करें। वैक्यूम की बात कर रहा हूं मैं, अगर वैक्यूम ना होता तो हो सकता है कि एक कॉटन हो तो वो धीरे धीरे गिरे बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, बिकॉज ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ देयर एयर रेजिस्टेंस, ओके, समथिंग लाइक दैट, ठीक है कि ओके। These are some questions we discussed today. We will continue with this few days, then we'll solve some numerical problems and that's it. ठीक है कि नहीं? फिलहाल आप थ्योरी रिवीजन में अगर ध्यान दो कि क्या क्या बोला था मैंने, इनर्शिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, conservation of particle, single particle, conservation of momentum of a, conservation of a 2 particle system, and then friction. बाकी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? जब नेट फोर्स जीरो। ओके, मोमेंटम कंजर्वेशन इज क्लियर टू अस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंपल्स क्या बोला था मैंने? चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन्स में होता है, बिकॉज वहां पे जरूरत, हम बता ही दूं, रुको 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। देखो बेटे, सपोज a body hits another body, इनका जो इंटरेक्शन है उसके दौरान जो फोर्सेस एक्सचेंज होते हैं वो बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं और बहुत वोलेटाइल हो सकते हैं, पहले बढ़ गया फिर घट गया, वी कैन नॉट कंट्रोल दैम, ठीक है। हाँ, हम इन दोनों का मोमेंटम समझ सकते हैं, ठीक है कि नहीं? एक दीवार पे अगर हम एक बॉल फेंकते हैं तो वो वापस आती है, ठीक है कि नहीं? तो कुछ तो चेंज हुआ है इसमें, ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन इट हैज एक्सपीरियंस्ड फोर्स, इट मे बी लार्ज, इट मे बी व्हाटएवर, इट मे बी चेंजिंग वेरी शार्पली, क्विकली। ये इंटरेक्शन बहुत तेज होती है, अगर आप देखो बॉल जब टकराती है दीवार से तो बहुत टक टक एकदम, है ना, बहुत जल्दी में ये इंटरेक्शन होता है। तो वी माइट नॉट अंडरस्टैंड द फोर्स हियर, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये पहले मोमेंटम mv था, अब कितना है? माइनस mv, एक तरह से, ठीक है कि नहीं? इस पे क्वेश्चंस करेंगे, मोमेंटम चेंज एट अ वॉल, वो तो करेंगे, लेकिन दिस चेंज इन मोमेंटम मेक्स मोर सेंस देन एन इम्पल्सिव फोर्स। क्लियर है क्या? बिकॉज इम्पल्स जल्दी जल्दी में जो फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करना पॉसिबल, लेकिन हम उसका रिजल्ट आराम से समझ सकते हैं, ठीक है कि नहीं? सो दैट इज इम्पल्स। ये मैंने पहले भी बताया है थोड़ा सा, लेकिन चलो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इम्पल्स। लेकिन ज्यादा काम कहाँ आता है? कोलिजन्स के केस में, बिकॉज यहाँ पे हम फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली। इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट फोर्स विच इज वेरी क्विक इन एक्सचेंज। क्लियर है कि नहीं? बहुत जल्दी जब हम क्रिकेट बैट से हिट करते हैं बॉल को, तो सोचो ना कितनी देर में हिट करते हैं, थोड़ी सी देर में। विद द रिजल्ट आउटकम क्या आता है कि बॉल आई, यहां से गई, वी नो द चेंज, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं? दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कीप लर्निंग, है ना? बाय बाय।